तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसका आधा पार्ट संत सर ने लगभग 3 साल पहले सुनाया था। बाकी का जो आधा बच्चा हिस्सा है मैंने बारीकी से चेक किया, किसी ने नहीं सुनाया, तो मुझे लगा कि इस पूरी घटना को आपको सुना देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो अधूरा ज्ञान होता है बड़ा खतरनाक होता है। अब ऐसा नहीं है कि संत सर ने उसको जानबूझ के नहीं सुनाया, जबकि जिस समय उन्होंने इस घटना को सुनाया था उस टाइम इतनी सारी चीज़ें, इतनी जानकारियाँ ऑफिशियल रूप से सामने आई भी नहीं थी, तो उनकी गलती नहीं है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी भी है जिसको जब अंजाम दिया गया तो जिसने भी अंजाम दिया था उसके साथ इतनी लोगों की रिस्पेक्ट जुड़ चुकी थी। जिस हिसाब से उसने काम किया था मानो किसी भूत ने किया हो, मानो किसी आत्मा या फिर किसी काली शक्ति ने काम किया हो। किस घटना को द ग्रेट इंडियन ट्रेन रॉबरी नाम दिया गया, यानी एक रॉबरी जिसके साथ ग्रेट शब्द जोड़ दिया गया। तो आप यहीं से सोच सकते हैं कि जो करने वाला था, जो रॉबर था, वो कितना ज़हीन दिमागी था। आज की कहानी साल 2016 की है। साल 2016 में एक ट्रेन है चेन्नई सेलम एगमोर एक्सप्रेस। इसी ट्रेन में कुछ पैसे जा रहे थे, कई 100 करोड़ पैसे थे, और इन्हीं पैसों को लूटने की एक घटना है। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है 8 अगस्त साल 2016। आरबीआई के पास 3 अलग अलग बैंकों के पैसे आए थे। ये पैसे, ये नोट साल 2005 के पहले के थे, यानी कायदे से देखा जाए तो इतने पुराने नोट होने की वजह से कई नोट फट चुके थे। कई नोट ऐसे थे जो बिल्कुल अब यूज़ करने लायक नहीं थे, तो ये नोट अलग अलग बैंकों द्वारा आरबीआई को दिया गया था। अब ये नोट जो चेन्नई है, जो तमिलनाडु का चेन्नई है, वहाँ पे जो आरबीआई का स्टोर है वहाँ पे जाता, वहाँ पे इन नोटों को डिस्ट्रॉय किया जाता, फिर से रिसाइकिल किया जाता, और इन नोटों के बदले नए नोट जो हैं उन संबंधित बैंकों को दे दिए जाते। अब इतने सारे पैसे थे, लगभग 342 करोड़ रुपए थे, तो ऐसे न ट्रक से जा सकता था न कोई और चीज़ थी। लिहाजा इन पैसों को ले जाने के लिए ट्रेन का रास्ता चुना गया, और ये ट्रेन थी सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस। अब इस ट्रेन में टोटल 19 कोच थे। 17 कोच पैसेंजर के लिए थे, 2 कोच आरबीआई ने अपने लिए बुक किए। 2 कोच में से एक कोच में लगभग 342 करोड़ रुपयों को 224 अलग अलग बॉक्स में पैक किया गया। पैक करने के बाद उस कोच में इन सारे पैसों को डाला गया। डालने के बाद पूरे के पूरे उस कोच को सील पैक किया गया, लॉक लगाया गया। इस कोच को इंजन के जस्ट पीछे रखा गया, और इसके पीछे एक दूसरा कोच जो था उसमें टोटल 18 गनर, इसमें से एक एसीपी रैंक का अफसर था, 17 और असलहाधारी थे। टोटल 18 लोग थे। इसके बाद जो 17 और बचे उसमें पैसेंजर थे, उसमें कुछ एसी कोच थे, कुछ नॉन एसी कोच थे, और बाकी जो आम ट्रेन में होता है ये सारी चीज़ें थी। सारे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए थे। ये ट्रेन सेलम से लगभग 9 बजे निकलती। टोटल 12 घंटे का सफ़र था। अगले दिन 9-10 बजे सुबह ये चेन्नई पहुंचती। चेन्नई पहुंचने के बाद जो पार्सल वाले थे वो आते, इस पैसे को उठा के बैंक में लेके जाते। सारा मामला एकदम सेट था। सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था कर दी गई थी। ट्रेन भी अपने निश्चित स्थान से निश्चित समय 9 बजे सेलम से 8 अगस्त साल 2016 को निकल जाती है। 8 अगस्त को निकलती है 9 बजे, रात भर का सफ़र तय करती है। सुबह 4 बजे ये एगमोर एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे पहुँचती है। अब एगमोर पे पहुँचती है, ट्रेन रुकती है, लगभग 15-20 मिनट का वहाँ का स्टॉपेज था, जो कि बड़ा स्टेशन था। और ईश्वर की कृपा से एक बार इस स्टेशन पे मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक बड़ी ख़ास बात आपको बीच में बताता चलूँ कि जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टेशन होते हैं, उसका जस्ट उल्टा साउथ इंडिया का स्टेशन होता है। जिस हिसाब से गंदगी यहाँ दिखाई देती है, उसके विपरीत जिस समय मैं गया था उस हिसाब से मेरा जो दावा है कि आप वहाँ की फर्श पे बैठ के बिना किसी बर्तन के खाना खा सकते हैं। हर 3 से 4 मिनट पे वहाँ पोछा लगता है, हर 3 से 4 मिनट पे झाड़ू लगता है। फर्श ऐसे कि मानो वो अपनी शक्ल देख लीजिए, बाथरूम भी वैसा ही साफ। तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें होती हैं बड़ी व्यवस्थित होती हैं। लगभग जितने भी स्टेशन साउथ के मैंने देखे हो, चाहे चेन्नई का हो, चाहे एगमोर हो, चाहे और भी हो, तो सारी चीज़ें बिल्कुल साफ थी।
बहरहाल 4 बजे सुबह ये ट्रेन एगमोर स्टेशन पे उतरती है। उतरने के बाद अब जो बाकी पुलिस वाले थे जो सिक्योरिटी में तैनात थे वो भी उतरते हैं। 4 बजे का वक्त था तो उन्हें लगता है कि उतर के थोड़ा चाय पानी कर लिया जाए। इसी के साथ ये भी चेक कर लेंगे कि बॉक्स वगैरह सब ठीक है कि नहीं, कहीं कुछ गिरा उरा तो नहीं, क्योंकि चलने के दौरान जर्क वगैरह कभी कभार लग जाता है। तो मामूली से एक क्यूरियोसिटी और एक चेकअप के लिए 4 बजे सुबह सुबह इस कोच का जो दरवाज़ा है उसको खोला जाता है। अब दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं तो जो सिपाही जो गनमैन था जो दरवाज़ा खोल रहा था अचानक से चौंक जाता है, क्योंकि उस कोच के अंदर एक रोशनी का एक प्रिज्म उसे दिखाई देता है। यानी आकाश से ऐसी कोई रोशनी है जो एकदम सिलेंड्रिकल आकार में आ रही है, आने के बाद फर्श से टकरा रही है। तो अंधेरे में जैसे आप टॉर्च जलाइए तो एक सिलेंड्रिकल रोशनी दिखाई देती है, ठीक वैसी ही रोशनी उस कोच की छत से फर्श पर टकराती हुई दिखाई दे रही थी। अब शुरुआत के तो 30-40 सेकंड ना उस पुलिस वाले को समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, ना ही बाकी लोगों को समझ में आ रहा क्या हुआ। सारे लोग अंदर देख रहे हैं, अंदर एक रोशनी का प्रिज्म दिखाई दे रहा है। सुबह का वक्त था तो उनका दिमाग भी उस हिसाब से काम कर नहीं रहा था। बहरहाल 1-2 मिनट में लोगों को समझते देर नहीं लगी कि किसी ने इस छत को काटा है और काटने के बाद ट्रेन से पैसे लूटे हैं। अब एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर लगभग 342 करोड़ रुपए रखे हैं। ट्रेन पूरी सिक्योरिटी से लैस थी, कहीं भी ऐसा कोई संदिग्ध चीज़ दिखाई नहीं दिया और चलती चलती ट्रेन से किसी ने छत काट के पैसे उड़ा लिए। अब सबसे पहला सवाल तो यही था कि कितने पैसे लूटे गए, क्या कुछ बचा है, क्या कुछ नहीं बचा है। इसी जिज्ञासा के साथ जो एसपी रैंक का अधिकारी था वो अंदर जाता है तो देखता है कि टोटल 224 बॉक्स में से 5 बॉक्स ओपन किए गए थे। 5 बॉक्स में से कुछ पैसे फर्श पे भी पड़े हुए थे, बाकी गायब थे। तो ऑन एन एवरेज जो कैलकुलेशन बैठाई गई उस हिसाब से 5 करोड़ 80 लाख रुपए उस टाइम पे गायब मिले थे। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई तो एक तरह से लोगों में हड़कंप मच गई। फ़ौरन ही उस पूरे स्टेशन को सील किया गया, डॉग स्क्वाड आए, बाकी सारी चीज़ें आई। अब मीडिया में भी ये खबर पहुंची कि इतनी बड़ी ट्रेन रॉबरी हुई, सिक्योरिटी का पुख्ता इंतज़ाम था, सारी चीज़ें थी, उसके बावजूद एक चलती ट्रेन से छत काट के इतने पैसे निकाल लिए गए। अब ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ा, लोगों में कौतूहल मची और सबसे बड़ा जो प्रेशर था पुलिस के पास था। ये मामला पैसों का तो अब रह ही नहीं गया, ये मामला अब पुलिस और भारत देश के जो ऐसी एजेंसियां होती हैं अब उनकी इज्जत पे ये बात आ चुकी थी कि कौन है, किसने ऐसा काम किया और कैसे किया। इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करना पड़ेगा। फ़ौरन जो रेलवे पुलिस फोर्स थी वो भी मौके पर पहुंचती है, फ़ौरन पुलिस वाले भी पहुंचते हैं, जांच पड़ताल शुरू होती है। लेकिन अब सेलम से और चेन्नई के बीच की जो दूरी थी वो 344 किलोमीटर थी और जहां से ये ट्रेन सेलम से चली थी और एगमोर तक की भी दूरी लगभग 150 किलोमीटर थी। अब इस 150 किलोमीटर में इस छत को कब काटा गया, ये पैसे कब लूट लिए गए, किस जगह ये घटना अंजाम दी गई, किसने दी, अब ये सारी चीज़ें पुलिस वालों को खोजनी थी। अब 150 किलोमीटर का सफ़र और ट्रेन तो ऐसी है भी नहीं कि गांव के बीच से या फिर शहर के बीच से जाएगी। ट्रेन अमूमन किसी सुनसान जगह पे, किसी जंगल से, किसी पहाड़ के भीतर से ऐसी ही जगह पे जाती है, तो फिर यहाँ से भी पुलिस वालों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली थी। बहरहाल पुलिस वाले अपनी प्रारंभिक जांच शुरू करते हैं, जो भी संदिग्ध चीज़ें थी उन पर नज़र दौड़ाते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। लेकिन अब 150 किलोमीटर लंबा सफ़र और यहाँ पे एक एक जगह को बारीकी से चेक करना है, बारीकी से पता करना है और सबसे पहले ये पता करना है कि ये जो चोरी हुई है या फिर ये जो रॉबरी हुई है ये हुई कहाँ पे है। अब पुलिस वाले इसके लिए अपने अपने थ्योरी को और अपने अपने जो उनके मास्टरमाइंड ऑफिसर थे उनको लगाते हैं और ये जो मामला है ये वहाँ की CBCID को सौंप दिया जाता है। CBCID इस मामले को अपने हाथ में लेती है, सुलझाने का दावा करती है, कहती है कि जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। और CBCID हो या फिर ऐसे जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है वो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल काम करती है, यानी कहीं दौड़ने के बजाय वो आराम से बैठ के सोचती है कि क्या कुछ हुआ होगा, क्या रोड मैप तैयार हुआ होगा। अब ऐसे ही प्लान के साथ, ऐसे ही सोच के साथ जो CBCID है इस पूरे घटनाक्रम को
एक तरह से रिक्रिएट करने का काम करती है। चेक करती है कि ट्रेन कैसे चली होगी, क्या कुछ हुआ होगा, कहाँ क्या हो सकता है। तो इस ट्रेन में 2-3 चीज़ें थी। पहला कि ये ट्रेन सेलम से चली और ये जाके रुकी बिरधाचलम पे। बीच में भी और छोटे छोटे स्टॉप थे, लेकिन इतने कम समय के स्टॉप थे कि वहाँ पे ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। बिरधाचलम पे रुकी, रुकने के बाद 1 घंटे का वहाँ वक्त लगा। अब चूँकि जब सेलम से ये ट्रेन चली थी तो जो इंजन के बाद का डब्बा था वो डब्बा इसी पैसे वाले बॉक्स का था। लेकिन जब ये बिरधाचलम पे रुकी तो बिरधाचलम पे इस ट्रेन का इंजन चेंज हुआ। सेलम से बिरधाचलम तक ये डीजल पे आई और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक होने वाली थी। तो जो डीजल वाला इंजन था वो अलग हुआ और जो इलेक्ट्रिक वाला इंजन था वो पीछे से लगाया गया, ट्रेन को फिर से घुमाया गया। तो जो डिब्बा एकदम आगे था एकदम पीछे हो गया, जो एकदम पीछे था एकदम आगे हो गया। और बिरधाचलम के बाद तो पूरा इलेक्ट्रिक वायर वाला सिस्टम था, छत से जस्ट ऊपर इलेक्ट्रिक वायर था, लगभग 24,000 वाल्ट। तो इतने हाई पावर हाई टेंशन वायर के नीचे तो कोई चोरी करेगा नहीं। यानी ये जो चोरी हुई है या तो इसी स्टेशन पे खड़े होने के दौरान हुई है, जो 1 घंटे का वक्त लगा सारी चीज़ें चेंज करने में, और या तो इस सेलम से बिरधाचलम के बीच में कहीं हुआ। यानी ये जो चोरी हुई थी टोटल 140 किलोमीटर के अंदर हुई थी। अब जो पहली थ्योरी आई कि अब इसमें जो चोरी हुई है स्टेशन पे खड़े खड़े हो गई, तो इस थ्योरी को तो तुरंत नकार दिया गया, क्योंकि स्टेशन पे काफ़ी भीड़ होती है, लोग होते हैं। कोई ट्रेन की छत को काटेगा तो इतनी मजबूत छत होती है कि गैस कटर या फिर बैटरी कटर लगेगा, तो आसानी से काटा नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है ये ट्रेन चलती हुई हालत में ही लूटी गई। अब इसके लिए पुलिस वाले और जो CBCID के लोग थे अलग अलग स्टेशनों पे जाते हैं, पूछताछ करते हैं, वहाँ के CCTV कैमरों को खंगालते हैं। कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ या फिर कोई ऐसी संदिग्ध लोग जो उन्हें नज़र आ रहे थे उन सब को अब CID वाले उठाते हैं। उठाने के बाद पूछताछ करते हैं, छानबीन करते हैं। धीरे धीरे वक्त भी गुजरता जा रहा था। महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, कायदे से कहें तो पूरा का पूरा 1 साल बीत गया। लेकिन अभी भी पुलिस वालों के और CBCID के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। धीरे धीरे इनकी बेइज्जती भी हो रही थी कि एक आदमी या फिर एक कोई टीम आई जो हवा में ही पैसे उड़ा ले गई, पुलिस वाले सोते रह गए और 1 साल से जांच कर रहे हैं, कोई चीज़ हाथ नहीं आ रही। तो एक तरह से इसका भी प्रेशर, दूसरे बेइज्जती भी हो रही है, तीसरे पैसे भी ढूंढने थे। तो कायदे से जो CBCID के लोग थे बुरी तरह घिर चुके थे। उन्हें सुलझाना भी था, चूँकि मामला उनकी रेपुटेशन का था। तो इसीलिए अब जो CBCID के लोग थे हर स्टेशन के हर संदिग्ध इंसान को उठाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। आसपास के जितने लोकल गैंग्स थे उनसे पूछताछ करते हैं, जो भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते थे, जो भी साउथ इंडिया की ऐसी टीम थी, ऐसे गैंग थे, ऐसे गिरोह जो ऐसे काम कर सकते थे, उन सब को अब CBCID के लोग उठाते हैं, टॉर्चर करते हैं, पूछताछ करते हैं। लेकिन पूरी की पूरी पूछताछ में, पूरी की पूरी टॉर्चर में सालों का वक्त गुजर गया और पुलिस वालों के और CBCID के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे CBCID वालों को लग रहा था कि जो मामला है ऐसे नहीं सुलझेगा, इसमें कुछ टेक्निकल या फिर कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे ये मामला कहीं ना कहीं सुलझने की ओर बढ़े, और कहीं ऐसा जुगाड़ या फिर कोई ऐसा रास्ता चुनना होगा जो शायद इससे पहले तक हम लोगों ने इस्तेमाल ना किया हो। अब इसी तरफ जब पुलिस वाले बढ़ते हैं, CBCID के लोग बढ़ते हैं, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि चूँकि अब ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन ना तो गांव के बीच से गई है, ना ही ऐसे किसी शहर के बीच से गई है। ये ऐसी सुनसान जगहों से ये ट्रेन गुजरी है जहाँ पे और कोई लोग नहीं होंगे, आम आदमी नहीं होगा। वहाँ पे ऐसे ही लोग होंगे जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे, और यानी अगर इनका लोकेशन या फिर मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाए और चेक किया जाए कि कितने नंबर एक्टिव हैं, तो नंबर उन्हीं लोगों के होंगे जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे, और जो लूटने वाले होंगे वो बीच से ही गायब हो गए होंगे। तो ये भी चेक कर लेंगे कि कौन कौन से नंबर गायब हुए हैं बीच से। अब इसी क्रम में पुलिस वाले सेलम से लेके एग्मोर तक सारे के सारे एक्टिव नंबर को खंगालते हैं। लगभग 5 से 6 लाख नंबर ऐसे थे जो उस टाइम एक्टिव थे। 5 से 6 लाख नंबर को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, उनको फिल्टर आउट करते हैं कि कौन से एक स्मॉल रेडियस में थे,
वहाँ से भी लगभग 50,000 का एक आंकड़ा आता है। वहाँ से भी फिर फिल्टर आउट करते हैं कि कौन सेलम से एक मोड़ तक गया है या फिर बीच में गया है। वहाँ से भी लगभग 10,000 का आंकड़ा आता है। उसके बाद फिर फिल्टर करते हैं कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो बीच से गायब हो गए हैं। तो कई ऐसे लोग थे जो बीच में चढ़े, बीच में उतरे, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो लगभग 100 नंबर ऐसे आए जो सेलम से चले और एक मोड़ से पहले बीच में उतर गए। अब यहाँ से भी फिल्टर आउट करते करते लास्ट में इस कयास पे पुलिस वाले आए और CBCID के लोग आए जो सेलम से चढ़े, बीच में कहीं उतरे और एक साथ उतरे। तो ऐसा करते करते टोटल 20 नंबर जो मिले वो सबसे ज़्यादा संदिग्ध थे। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत और भी थी कि चलो ये 20 नंबर एक साथ चढ़े, एक साथ उतरे, अलग अलग उतरे, चाहे 10-5 नंबर के बीच में उतरे, लेकिन हो सकता है ये एक परिवार के लोग हों, हो सकता है कहीं घूमने आए हो सकता है कहीं से आ रहे हो, उनका स्टॉप आ गया हो। तो इस हिसाब से भी अब काम नहीं किया जा सकता कि उनको आप उठा लीजिए, चूँकि हो सकता है किसी सभ्य घर के लोग हों, उनको आप संदिग्ध के रूप में उठाएं, उनसे पूछताछ करें, बाद में ये मामला आपके ऊपर भारी पड़ जाए, मानहानि का मुकदमा हो जाए। तो कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा काम किया जाए जिससे जो एग्जैक्ट लोकेशन है रॉबरी की वो पता चल जाए। अब ये सारी चीज़ें करते ही रहते हैं, ये सारी चीज़ें सोचते ही रहते हैं कि उसी बीच एक मूवी का बड़ा जिक्र हो रहा था। वो मूवी थी परमाणु। हालांकि शायद बनी थी कि नहीं बनी थी, लेकिन इसमें जो थ्योरी यूज हुई थी वो उस टाइम बहुत ही चर्चित थी। और उसी थ्योरी को जब CBCID वालों ने सुना तो उन्हें लगा कि क्यों ना इस थ्योरी को अपने इस केस में आजमाया जाए। दरअसल इस मूवी में होता क्या है कि जब परमाणु परीक्षण किया जाता है तो इस परमाणु परीक्षण के दौरान जो नासा के कैमरास थे, जो सेटेलाइट पे लगे कैमरा थे, वो कैमरे ऐसे थे कि आपकी घड़ी का जो टाइम है वो भी चेक कर सकते थे वहाँ आसमान से बैठे बैठे। तो पुलिस वालों को और CBCID के लोगों को लगा कि क्यों ना अब इस ट्रेन के ऊपर अगर कोई सेटेलाइट गुजरा होगा, और जाहिर सी बात है नासा वाले ज़रूर गुजारे होंगे, तो कायदे से हम लोग उसी सेटेलाइट के माध्यम से चेक कर लेंगे कि रॉबरी कहाँ हुई है और यहीं से पूरा का पूरा मामला सुलझ जाएगा। अब CID की टीम अमेरिका जाती है, अमेरिका के उस नासा हेडक्वार्टर जाती है, वहाँ पे कांटेक्ट करती है। यहाँ से भी हिंदुस्तान का जो फॉरेन इंक्वायरी वाला टीम है वो भी मदद करता है, बताता है कि मामले की गंभीरता क्या है। बहरहाल नासा वाले भी मदद करने को तैयार होते हैं और लास्ट में कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो इन CID वालों को देते हैं। और इस फ़ोटो में जो रॉबरी करने वाले लोग थे वो चढ़ते उतरते और रॉबरी करते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो रेडियस था रॉबरी का ये लगभग 55 किलोमीटर का था, यानी चिन्ना सालिम से बिरधाचलम के बीच का। अब पुलिस वालों के पास, CBCID वालों के पास दो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। पहला कि रॉबरी करने वाले कहाँ उतरे, कहाँ चढ़े। दूसरा कि कौन से नंबर कहाँ एक्टिव हुए और कहाँ जाके उतर गए। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशनों को आपस में ये लोग जोड़ते हैं और चेक करते हैं कि कौन से ऐसे नंबर थे जो चिन्ना सालिम से चढ़े और बिरधाचलम के बीच में उस एग्जैक्ट टाइम पे जब ये रॉबर उतर रहे थे तो उसी टाइम कौन से ऐसे नंबर थे जिन्होंने ट्रेन को छोड़ा था। अब इन दोनों चीज़ों को मर्ज करके और जीरो इन करते करते टोटल 8 ऐसे नंबर मिले जो सेम टाइम पे कैमरे में जो दिख रहा था उसी टाइम पे इस ट्रेन को छोड़े हुए थे। और ये नंबर थे मध्य प्रदेश में एक मोहर सिंह पादरी और उसकी गैंग के लोगों के। अब पुलिस वाले, CBCID के लोग फ़ौरन MP पहुंचते हैं, इस मोहर सिंह पादरी को उठाते हैं, बाकी और 7 लोगों को उठाते हैं, अपने साथ लाते हैं। लाने के बाद पूछताछ करते हैं। तो थोड़ी सी ही पूछताछ में ये जो मोहर सिंह पारदी है और उसके साथ के जो 7 लोग हैं अपना इकबाल जुर्म करते हैं और कहते हैं कि हाँ, इस ट्रेन को हमने ही लूटा है। अब इस पूरी पूछताछ में, इस पूरी छानबीन में टोटल 730 दिन का वक्त लग चुका था और मोहर सिंह को गिरफ्तार किया गया था 30 अगस्त साल 2018। और यहीं से ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती गई, क्योंकि जब मोहर सिंह पारदी से 2 सवाल पूछे गए। पहला तो यही था कि आपने रॉबरी कैसे की, तो पूरा प्लान जो मोहर सिंह था वो बताता है। दरअसल मोहर को पता था कि जो RBI को पैसे मिले हैं AC सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस से जाएंगे, जो चेन्नई में उसका एक गोडाउन है जहाँ पे पैसे वगैरह रखे जाते हैं, वहाँ पे एक जानकारी तो इसको थी और दूसरा इसको डेट भी पता थी कि 8 अगस्त को जाने वाला है। लेकिन अब इसको ये भी सोचना था कि रॉबरी तो करनी है, लेकिन करनी कैसे है। इसलिए अभी अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है
इकट्ठा करने के साथ साथ अब भागता है तमिलनाडु की तरफ। लगभग 1 महीने पहले यानी 8 अगस्त को रॉबरी करनी थी, तो ये मार्च कह रहा हूँ, गलती हो गई, लगभग 8 जुलाई को ये पहुंच जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु पहुंचता है। पहुंचने के बाद बाकायदा उस पूरी ट्रेन की, उस पूरी लोकेशन की, यानी टोटल जो सफ़र था 344 किलोमीटर का सफ़र था, उस 344 किलोमीटर के सफ़र को कई बार करता है। 1-2 बार सफ़र में इसको एक बात पता चल जाती है कि जो रॉबरी है वो बिरधाचलम के बाद असंभव हो जाएगी, क्योंकि बिरधाचलम तक तो ये जो रूट है वो डीजल है, लेकिन उसके बाद ये इलेक्ट्रिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक वायर के नीचे तो ऐसा काम करना संभव है, यानी जो रॉबरी करनी है वो सेलम से बिरधाचलम के बीच करनी है। लेकिन अब ये सफ़र भी लगभग 144 किलोमीटर लंबा था, तो इस बीच में भी कहाँ करनी है, यह भी सोचने वाली बात है। तो सारी चीज़ें जीरो इन करते करते सारा टाइम मैनेजमेंट करते करते जो एक रूट तय हुआ, वो रूट था चिन्नासालेम से बिरधाचलम। लगभग 45 किलोमीटर लंबा ये सफ़र था, 55 किलोमीटर की दूरी थी। रात 11 बजे का वक्त लग जाता इसमें, तो यानी अंधेरा भी हो चुका था, कोई देखने वाला भी नहीं था, टाइम भी सफिशिएंट था। अब ये चीज़ें करने के बाद लगभग 5 लोग, या फिर कायदे से कहें तो 7 लोगों की जो टीम थी, इसमें से कुछ लोग आधा किलोमीटर की दूरी पे उस पटरी के किनारे बैठ जाते हैं और एक दूसरे से फ़ोन के कांटेक्ट पे रहते हैं। बैठने के बाद लगभग 2 से 3 लोग इस ट्रेन पे चढ़ते हैं, चिन्नासालेम का वेट करते हैं। चिन्नासालेम के बाद उस ट्रेन की छत पे चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद उस बॉक्स के नीचे जाते हैं, जो डिब्बा था उसके छत पे बैठते हैं। बैठने के बाद अब एक आदमी गैस कटर से उस छत को काटता है। 2 आदमी छत के ऊपर खड़े हैं। ये सारे लोग लुंगी पहने हुए थे। बाकायदा ये नीचे उतरता है, आराम से उस बॉक्स को खोलता है। बीच बीच में घड़ी भी देखी जा रही है, चूँकि सारा जो कैलकुलेशन है वो घड़ी के हिसाब से है। इसके बाद एक आदमी उतरता है। उतरने के बाद बॉक्स को खोलता है। जब देखता है कि काफ़ी टाइम अभी बचा हुआ है, तो इत्मीनान से उन 500 और 1000 की नोट को डालता है। डालने के बाद लुंगी में पूरा पैक करता है। पैक करके एक लुंगी ऊपर करता है, दूसरी वाले अपनी लुंगी नीचे करते हैं, उसमें डाला जाता है। टोटल 4 बॉक्स को इस तरह से निकाला जाता है, उनके पैसों को निकाला जाता है। लेकिन इसी बीच उन्हें लग जाता है कि अब बिरधाचलम आने वाला है। फ़ौरन ये सारे लोग ट्रेन की छत पे आ जाते हैं। आने के बाद जो पैसे थे, पटरियों के पास जो उनके आदमी बैठे हुए थे, एक दूसरे को सिग्नल दे रहे थे, फ़ोन से बातें हो रही थी। जैसे ही उनके करीब पहुंचते हैं, उन पैकेटों को उठा के फेंक देते हैं उनके पास, और ख़ुद भी जैसी ट्रेन धीमी होती है फ़ौरन उतर के एक दूसरे से मिल के फिर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। अब पुलिस वाले, CBCID के लोग जब पूरी की पूरी रॉबरी की बात सुन रहे थे, तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि लगभग 5 करोड़ 80 लाख रुपए तुमने लूटे। आज भी तुम वैसे ही गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हो। 2 साल का वक्त गुजर गया, क्योंकि 5 करोड़ तो ऐसी छोटी रकम नहीं है कि तुम वही ज़िंदगी जियो। तो पूछते हैं कि आखिर पैसे के तुमने किए क्या, क्योंकि तुम्हारी स्थिति परिस्थिति में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। अब ये बात जैसे ही वो मोहर पादरी सुनता है, फ़ौरन ही वो एक मुस्कान देते हुए कहता है कि वो पैसे मेरे लिए किसी कागज़ से ज़्यादा नहीं थे। अब ये बात जब CBCID के लोग सुनते हैं तो उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है कि 5 करोड़ रुपए इसके लिए कागज़ है, तो ऐसा क्यों है। अब ये बात जैसे ही वो पूछते हैं, तो फ़ौरन मोहर बोलता है कि 8 अगस्त को हमने ट्रेन लूटी थी। लगभग 10-11 तारीख तक हम लोग अपने अपने घर पे पहुँचे, और जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स हुए और पैसे को खर्च करने के बारे में सोचे, ठीक 3 महीने बाद 8 नवंबर साल 2016 को नोटबंदी हो गई, यानी 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। तो बंद नोट हमारे किस काम का था, यानी अब उन पैसों को हमने सिर्फ जलाया है। 2 करोड़ रुपए हमने जलाए हैं, बाकी पैसे नदी में बहा दिए, और कुछ पैसे ऐसे थे जो इन 3 महीनों में हमने खर्च किए थे, यानी उन पैसों का हमने भी कोई इस्तेमाल नहीं किया। अब ये बात CBCID वाले जब सुनते हैं तो एक तरह से उन्हें भी हंसी आती है कि एक आदमी जो जान पे खेल के इस तरह की रॉबरी करता है, उसके बाद अंत में उन पैसों को इस्तेमाल भी नहीं कर पाता और बाकी की ज़िंदगी उसे जेल में भी गुजारनी पड़ेगी। बहरहाल ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट से मोहर सिंह और उसकी टीम को सज़ा मिल जाती है, और इस सज़ा के ही दौरान 12 दिसंबर साल 2017, लगभग सज़ा के कायदे से कहें तो 12 दिसंबर साल 2017 को इसे जेल होती है, और दिसंबर 2019 को
इसे हार्ट अटैक आता है गुना जेल में, और इसी गुना जेल में इसकी मौत हो जाती है। यानी इसने रॉबरी की, उन पैसों को इस्तेमाल भी नहीं किया, उसके बाद ये जेल भी जाता है, वहाँ पे इसकी मौत भी हो जाती है। और यहीं के साथ द ग्रेट इंडियन ट्रेन रॉबरी की जो मिस्ट्री है ये भी सुलझ जाती है। तो ये तो रही पूरी कहानी, लेकिन कल का मेरा जो सवाल था कि एक ऐसी टीम है या फिर एक ऐसा देश है जब वो कोई चीज़ जीतता है या फिर कोई चीज़ सेलिब्रेट करता है तो जीतने के बाद अगर बियर पीनी होती है तो उन बियर को जूतों में डाल के पीता है, और ये वही जूते होते हैं जिन जूतों के साथ वो पूरा दिन गुजारा होता है। तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, और इस फेस्टिवल को कहते हैं सोई सेलिब्रेशन, यानी एक ऐसी जीत जिसमें जूते के पसीने को आप अपने मुंह पे लगाएं। और इस सेलिब्रेशन की स्थापना 2016 में हुई थी। एक बहुत मशहूर खिलाड़ी थे फार्मूला 1 रेस के, उन्होंने इसका इजाद किया था। तब से इसको फॉलो कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के क्रिकेट वाले भी। और साल 2021 में T20 वर्ल्ड कप में जब जीते थे दुबई में, तब उन्होंने इस काम को किया था। और इस सवाल का सही जवाब दिया है एजाज शेख जी ने, संगीता वाजपेयी जी ने, जैक स्पैरो जी ने, अरुण जी हैं, मुजीब अंसारी जी हैं, तबरेज भाई हैं, इमरान मलिक जी हैं, राजीव कुमार गिरी जी हैं, चंद्रमोहन मीना जी हैं, याहियाह जी हैं, देवी सिंह सिसौदिया जी हैं, दीपा चौहान जी हैं, निहाल जी हैं, घनश्याम प्रजापति जी हैं, विनीता सक्सेना जी हैं, हरलिन जी हैं, आफ्ताब जी हैं, यलके फैशन जी हैं, रिमसा जी हैं, जे फेट्स जी हैं। तो टोटल 20 उस लोगों ने बहुत सही जवाब दिया। तो आप सब ऐसे ही ज्ञान बढ़ाते रहिए, अपना भी, हम लोगों का भी, क्योंकि कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ को आता है, कुछ को नहीं आता। तो जिनको नहीं आता उन्हें एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, और इसी बहाने हो सकता है कुछ सवाल को जवाब मैं भी सीख जाऊं। तो इसी क्रम में आज का जो सवाल है कि जो फेसबुक के CEO हैं, फेसबुक कहें, व्हाट्सअप कहें, इंस्टाग्राम कहें, जो मेटावर्स के एक तरह से CEO कहा जाए, मार्क जुकरबर्ग, आप जब भी उन्हें देखिए तो लगभग 98% वो एक ही कपड़े में दिखते हैं, उसी ग्रे कलर की टी शर्ट में। अब इतने पैसे होने वाले के बावजूद भी अगर वो सेम कलर की टी शर्ट या फिर सेम कलर का कपड़ा पहनते हैं तो इसके पीछे का क्या कारण है? अगर आपको जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं हो तो कल का वेट कीजिएगा, इसकी जानकारी आपको कल मैं अपनी वीडियो में दूंगा। तो फिलहाल ये तो रही पूरी कहानी, और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण फैक्ट, और दोनों आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और शायद आज वीडियो में लाइटिंग का थोड़ा सा अभाव है, चूँकि जो बिजली महकमा है मेरे यहाँ का वो हड़ताल पे है, तो शायद 72 घंटों तक वो लाइट नहीं देगा। तो इन्वर्टर जनरेटर से जितना हो सकता है उतना काम मैं कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।